1300 पे ले जाऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दिसंबर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर दौरे पर हैं और नड्डा ने जयपुर से जन आकांक्षा रथ को रवाना किया है। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का एक ही मकसद है और वो है लूट। नड्डा ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। नड्डा ने यह भी कहा कि ये सभी रथ 15 दिन में 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और बीजेपी पदाधिकारी जनता से सुझाव लेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन में कल तीसरी बार राजस्थान के दौरे में आ रहे हैं। पीएम मोदी कल जोधपुर दौरे पर आएंगे। 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहलोत के गढ़ में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी जोधपुर में विकास कार्यों की सौगात देंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी जोधपुर एयरपोर्ट के नए बनने वाले टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। एम्स के में ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास करेंगे। साथ ही जोधपुर आईआईटी के नए शैक्षणिक कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चुनाव को लेकर पूरी तरह से खुद को ने ताजर की मोर्चा संभाल ली है और सीएम अपनी सामाजिक सुरक्षा योजना के दम पर चुनावी मैदान में है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी भी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करेंगे? क्या सामाजिक सुरक्षा योजना इस बार चुनावी मुद्दा बनेगी? जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा करेगी और किसे अपना आशीर्वाद देगी? इसके अलावा भी कई सवाल उठते हैं जिन पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आज की बड़ी बहस के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। 2030 वो मैंने की गिनती भूल गई क्या? 2030 के पहले 2023 आता है। अरे पहला पड़ाव तो पार करो। 30 गुंडनिया खा जाओगे। हम मंदिर वहीं बनाएंगे और हमारे विरोधी हमसे पूछते थे तिथि कब बताएंगे और हम बोलते हैं कि जनवरी में उद्घाटन में आप जरूर आएंगे। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि उनका मकसद है लूट। उनका मकसद है सरकार में आओ और लूटो, भ्रष्टाचार करो, भाई को भाई से लड़ो और जो तुष्टीकरण कर सकता है वो तुष्टीकरण को आगे बढ़ाओ। ये उनका उद्देश्य रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको ताकत देने का है और इनको मजबूती देना। मोदी जी ने संस्कृति को बदला और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। जो कहा है वो करेंगे, जो करेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे। और अब तो ऐसी संस्कृति आ गई, अब तो ये संस्कृति आ गई, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके के ज्ञान ही तो इस बार राजस्थान का रण बेहद ही दिलचस्प होने वाला। दरअसल सत्ता में काबिज कांग्रेस को और ये चैलेंज है कि चुनौती है कि उसको सत्ता में बने रहना है और बीजेपी के सामने ये चैलेंज है, चुनौती कि सत्ता में
वापसी कर रहा है। बहरहाल हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। अजय कछावत साहब, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ मुकेश पारिक, नेता बीजेपी, जुड़ जाएंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अजय जी आपसे ही करना चाहूंगा कि इस बार जो चुनौती है वो आप लोगों के सामने किस तरीके से आप देख रहे हैं? दरअसल बीजेपी वाले पूरी तरीके से ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या इस बात में सच्चाई है? तो राजस्थान की रण की अगर बात करें तो आज जेपी नड्डा आज पहुंचे और उन्होंने पार्टी को जीत का मंत्र दिया, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। कैसे जगह जगह पर कमल खिलाना है, इस बात का मंत्र दिया। कैसे हाथ को कमजोर करना है और कमल को वहां खिलाना है, इस बात का मंत्र दिया। अब 200 विधानसभा क्षेत्रों में लोग जाएंगे, बातचीत करेंगे। राजनीति की बात करें तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप ये आम चलन का, बोलचाल का भाषा है। दरअसल कब कहां कैसे कौन किस पर बरस जाए, कब कहां कैसे कौन पाक साफ हो जाए, कोई नहीं जानता। विपक्ष में अगर आप हैं तो आपके पास सवालों का अंबार है, और अगर आप सत्ता पक्ष में हैं तो आपको सोच सोच कर जवाब देना पड़ता है। अगर आपने सोचा समझा नहीं, अगर आप सिर्फ जवाब देना शुरू कर देते हैं तो शायद, कहते हैं ना, टेबल किस पार अगर जो है उसके पास पूछने को पूरी दुनिया है, टेबल के उस पार जो होता है उसको बताने के लिए एक लिमिटेशन होती है। वही ऐसे कुछ राजनीति में है। अगर आप सत्ता में हैं तो आप सब हर बात का जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको एक लिमिटेशन होगा, एक क्राइटेरिया होगा, उसी क्राइटेरिया के इर्द गिर्द रहकर ही आप जवाब दे सकते हैं। क्योंकि यहां पर लोकतंत्र में आपको संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, आपको पुलिस या व्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी। अगर थोड़ी सी भी अगर कहीं कुछ हो जाती है तो आपके कानून व्यवस्था पे सवाल उठने लगेंगे। फिर अगर आपने आर्थिक तरीके से अगर थोड़ी तंगी हुई तो आपकी अर्थव्यवस्था पे सवाल तो उठेंगे, क्योंकि विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। अच्छी बात है, सवाल भी उठाना चाहिए। और राजस्थान की सियासत की अगर बात करें तो हर 5 साल में यहां पर रीति और नीति रही है कि सत्ता परिवर्तित हो जाती है। इससे पहले आपने देखा वसुंधरा राजे, फिर इसके बाद अब अशोक गहलोत, फिर इसके बाद ऐसे ही यहां का जो चेन साइकिल है जो अभी तक चली आई है, कड़ी इसी तरीके से रही है। लेकिन इस बार अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमने कोरोना काल से वो अपना कार्यकाल की शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान मॉडल को दुनिया ने सराहा, देश ने सराहा। हमने हॉस्पिटैलिटी को लेकर बहुत अच्छा काम किया, कोरोना काल में हमने सेवाएं बहुत अच्छा की। बहरहाल अभी सवाल भले से खड़े हो रहे हैं राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बहरहाल लेकिन सत्ता पक्ष की अगर बात किया जाए तो ये आप कहते सुन रहे होंगे कि राजस्थान में कार्रवाई बड़ी जल्दी हो रही, त्वरित कार्रवाई होती है। जितने भी आरोपी कोई अगर कांड को अंजाम देते हैं तो उनको पकड़ा जाता है। तो मुकेश पारिक जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे कि जेपी नड्डा आप लोगों को जीत का मंत्र दे रहे हैं, राजस्थान में इस बार कैसी तैयारियां हैं बीजेपी की? देखिए, बीजेपी एक पूरा संगठन का ढांचा है जिसमें हमारे पेज तक की टीम बनी हुई है। और आज जो नड्डा जी का आने का जो मुख्य उद्देश्य था, हमारा जो संकल्प पत्र जिसको मैनिफेस्टो बोलते हैं, तो उसके 51 रथ जो जनता के पास पहुंचेंगे। और आप लोग राजस्थान के नाम से हमने ये तय किया है कि सुझाव आपका और संकल्प हमारा जी। इस उद्देश्य के साथ वो 51 रथ पूरे राजस्थान में जाएंगे और जो भी जनता से सुझाव हमको मिलेंगे वही हमारा संकल्प होगा, वही हमारा संकल्प पत्र होगा। तो आज उन 51 रथों को विभिन्न स्थानों के लिए उन्होंने रवाना किया। तो ये हमारा सीधा जनता के सुझावों के आधार पर ही हमारा संकल्प पत्र बनेगा। और जो जेपी नड्डा जी का आज जो जयपुर आए, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह होना एक स्वाभाविक सी बात है। और उन्होंने जो कांग्रेस की 5 साल के जो सरकार का कार्यकाल रहा है उसके बारे में, और साथ ही साथ जो
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो 2030 की ही सीधी बात कर रहे हैं, शायद 2023 तो भूल गए। तो वो सारी बातें उन्होंने बताई है। हमारा कार्यकर्ता बीजेपी का तैयार है चुनाव के लिए, और सारी हमारी चुनाव की तैयारियां हैं। जो 5 साल की जो सरकार रही है, जिस प्रकार से इनका आपसी अंतर्कलह और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है प्रदेश की, जिस प्रकार से आए दिन जो घटनाएं हो रही है, इनका जो तुष्टीकरण है और तुष्टीकरण के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भ्रष्टाचार राजस्थान में चरम पर है, और अगर यूं कहें कि जितने सरकार में विधायक हैं वो सब अपने आप को सरकार मानकर उनको खुली छूट है और वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो ये सारा जनता के सामने है। जनता ने देखा है युवाओं के सपने जो एक पेपर लीक के कारण इन्होंने चकनाचूर कर दिए। वो जो युवा इस आस में बैठा था कि मैं परीक्षा दूंगा, मेरी नौकरी लगेगी, तो 17 पेपर लीक प्रकरण हुए हैं। बलात्कार की स्थितियां ये है कि प्रतिदिन कितनी भारी बलात्कार यहाँ हो रहे हैं, किस प्रकार से बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार, उनको जला देना, उनकी हत्या कर देना, ऐसे जघन्य अपराध राजस्थान में आम हो गए हैं। और आपने देखा हो कि जहां माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठते हैं, उस भवन के पास में सोना और नकदी मिलते हैं। तो ये राजस्थान के इतिहास में एक भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी एक अपने आप में ये सबूत है कि ये राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई है। और राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार के आतंक में जुड़ी है, डूबी है। चलिए, अजय कछावत साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये जवाब दे पाएंगे क्योंकि ये सत्ता पक्ष के हैं, ज्यादा आपके आरोप का सही जवाब दे पाएंगे। अजय जी, मुकेश पारिक जी ये आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ऐसा है क्या? राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर जितनी कार्रवाई राजस्थान सरकार ने की है, राजस्थान से जो भ्रष्टाचार कोई भी अपराधी है वो बच नहीं पाएगा। श्रीमान अशोक गहलोत जी ने पहले दिन ये बात कह दी थी। और आप ये देखिए कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां अनिवार्य एफआईआर दर्ज राजस्थान में प्रत्येक आदमी की है। अनिवार्य एफआईआर करने के बावजूद आपके राजस्थान में अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अपराधी को सलाखों में भेजा है। आप ये देखिए, राजस्थान में जो पीस और शांति है, राजस्थान में जो सद्भावना और गंगा जमुना की जो सरस्वती है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको खराब करना चाहती है, इनके मंसूबे किसी भी दृष्टि से पूरे नहीं होंगे। आप ये देखिए कि राजस्थान की तुलना मणिपुर से करके राजस्थान का जो ये अपमान कर रहे हैं, राजस्थान की जनता ने जो 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जो संसद में भेजे थे, जिनकी आज तक कोई आवाज राजस्थान के लिए नहीं निकली, राजस्थान के हित के लिए नहीं निकली। आप ये देखिए कि ये किस बात से ये जनता के बीच जाके कैसे वोट मांगेंगे और ये क्या करेंगे। जनता इनकी नहीं सुन रही है। आप ये देखिए, इन्होंने कितनी यात्राएं, कभी रथ यात्राएं, कभी संकल्प यात्राएं, कभी सुझाव यात्राएं, कभी आकांक्षा यात्राएं जो कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कभी जनता की नहीं सुन के मन की बात बताने वाली जनता पार्टी आज जनता की सुनने को तैयार है। लेकिन जनता समझ चुकी है कि आपने पिछले 10 साल में जो हमसे छलावा, बेईमानी और जो जुमलेबाजी जो की है, उसका हम मुंह को जवाब देंगे। राजस्थान 2023 में क्लियर कट मेजोरिटी में कांग्रेस सरकार आ रहेगी और 24 में आप ये देखिए इंडिया की सरकार हिंदुस्तान में राज करेगी, भारत जुड़ेगा इंडिया की। ये आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। चलिए, ठीक है। मुकेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, देखिए अजय जी ने साफ कह दिया है कि आपने जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उसका शायद उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर कह दिया कि सरकार जो है वो रिपीट हो रही है। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अजय जी ने भ्रष्टाचार ही नहीं, एक भी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने ना तो लॉ एंड ऑर्डर का जवाब दिया कि किस प्रकार से बलात्कार हो रहे हैं, ना उन्होंने भ्रष्टाचार जो सोना मिला इनको पूछी है सरकारी भवन में, ना उसका जवाब दिया, ना उस बात का जवाब दिया कि पेपर लीक का, ना इन्होंने इस बात का जवाब दिया इनके अंतर्कलह का। देखिए, एक बड़ा स्पष्ट है, मैं इनके अजय जी की ही नेताओं की भाषा में समझा देता हूँ कि इनके यहाँ एक बहुत वरिष्ठ नेता है भरत सिंह जी, जिनकी एक ईमानदार नेता की छवि है, कांग्रेस में है वो। तो उन्होंने अब तक 5 साल में मुख्यमंत्री जी को कई तो पत्र लिखे कि साहब आपका एक खनन मंत्री माफियाओं के साथ जुड़ा हुआ है, सीधा आरोप।
भ्रष्टाचार करता है, वो जेल जाने लायक आदमी है, वो मंत्री है। उन्होंने बहुत पत्र लिखे, कोई ना मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया ना अभी अजय जी जवाब देंगे। अब आप सुनिए, और मेरे बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन मैं थोड़े से उदाहरण देता हूँ। इनकी जो नेता है दिव्या मदेरणा ने कहा कि आपकी तो अब इतनी भी विधायक नहीं जीत के आएंगे कि जो इनोवा में भी बैठ सके। उन्होंने तो विधानसभा में कहा, काबा किस मुंह से जाओगे, शर्म तुमको आती नहीं। ये कांग्रेसियों को कहा उन्होंने। किसने कहा? कांग्रेस के नेता ने कहा। आप और आ जाइए पीछे, विश्वेंद्र सिंह जी और कई, मैं ये सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के मैं नाम ले रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की बातों का जवाब नहीं दे रहे तो भैया आपके लीडर्स का जवाब दे दीजिए, कांग्रेस के नेताओं का जवाब दे दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने एक लाइन जिक्र की, इसलिए मेरे को ये मैं नहीं बताना चाह रहा था इस डिबेट में, लेकिन चूंकि अब ये विषय इन्होंने छेड़ा है तो मुझे बताना पड़ेगा। इन्होंने कहा यहाँ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की लेकिन हमने नहीं बिगड़ने दिया। अरे आप तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हो। आपने कौन सा माहौल नहीं बिगड़ दिया? करौली में हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर दंगे हुए, अपराधियों को कोई सजा नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया। आपके जयपुर में, जोधपुर में घरों में घुस के मारा। अभी आपको जयपुर की 2 दिन पहले की घटना, 2-3 दिन पहले की घटना, बाजार में 25-30 असामाजिक तत्व घुसे शनिवार को। उन्होंने दुकानों पर लूटपाट मचाई, महिलाओं से छेड़छाड़ की, खूब मारापीटी की, खूब दिन दहाड़े। और मेन मुख्य बाजार में दुकानदार डर के मारे भाग गए, दुकानें बंद करके जब भागे। आज तक एक अपराधी नहीं पकड़ा गया। ये किस मुंह से क्या बात करते हैं कांग्रेस वाले? अपने वोट बैंक के खातिर अपराधियों का चयन धर्म के आधार पर करते हैं। देखते हैं किस धर्म का है, अब उसको इसलिए नहीं पकड़ेंगे। शास्त्री नगर में जब एक बच्ची, छोटी बच्ची के साथ, एक समुदाय विशेष की बच्ची के साथ जब बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, तो जब ये घटना पता चली तो वहां पर जो भी दुकानें थी उनको तोड़फोड़ की गई, राहगीरों को सरेआम पीटा गया, गाड़ियां तोड़ी गई। ठीक है, लेकिन 11 दिन के अंदर आप सुनिए सब, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर रहा हूँ। पीटा गया। अब अगर उन अपराधियों को उस समय दंड मिल जाता, और हालांकि जब वो बच्ची का, जब वो अपराधी पकड़ा गया जिसने दंड ये अपराध किया था, वो भी उसी समुदाय का था, तो उसके बावजूद लेकिन उनको कोई सजा नहीं मिली। अब ये आप अगर ऐसे हौसले बुलंद कर देंगे तो उनका दुस्साहस बढ़ेगा, और उस दुस्साहस में फिर वो तो कोई भी अपराधी हो, किसी भी धर्म का हो, सरकार वो बढ़िया होती है जो बिना किसी सांप्रदायिक को देखते हुए हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। अरे आपके ऊपर तो हम तुष्टीकरण के प्रमाण दे रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, जवाब दे लीजिए। अजय जी जवाब देंगे क्या? मुकेश जी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, मुकेश और भारतीय जनता पार्टी का सबसे खूबसूरत जो एजेंडा है वो ध्रुवीकरण का और हिंदू मुसलमान का मुद्दा है। आप ऊपर से लेके नीचे तक देख लिए कि भारतीय जनता पार्टी जो ध्रुवीकरण की बात करता है, जो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, देश की गंगा जमुना सरस्वती को खराब करने की बात करता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। आप ये देखिए कि अभी बिजली को इन्होंने टोल जिला है। आप ये देखिए कि दिल एरिया है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे चेहरे को आगे कर देती है जो ध्रुवीकरण में मास्टर हो, चाहे वो गजराज सिंह हो, चाहे इनकी वो प्रभात ठाकुर हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे निपुण शर्मा हो। भारतीय जनता पार्टी मतलब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ ले देके हिंदुस्तान की गंगा जमुना जो तहजीब है उसको खराब करने में, एक ध्रुवीकरण में, क्योंकि आपने पिछले 9 साल में कोई काम नहीं किए। आपने जो 2014 में जो लोगों से वादे किए थे, जो जुमले दिए थे, 15 लाख की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, जो आपने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की थी, जो आपने 100 स्मार्ट सिटी देने की बात की थी, जो आपने $15 और रुपए को बराबर करने की बात की थी, आज वो बातें कहाँ हैं? आज वो जुमले कहाँ हैं? अच्छे दिनों की जो बात करने वाले थे वो लोगों के दिन खराब कर दिए। आप ये देखो कि लोगों की बचत खत्म हो गई, लोगों की कमाई तो खत्म होना एक अलग बात है, लोग बेरोजगार होना दूसरी बात है। आप ये देखो बैंकों से पैसा खत्म हो गया, बैंकों आम जनता के पैसे खत्म हो गए। आप ये देखिए भारत की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चले गई। आज देश में जो युवा आबादी है, हिंदुस्तान सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के युवा को देख रही है, लेकिन आप ये देखिए कि हिंदुस्तान का युवा बेरोजगार घूम रहा है। मतलब हमारा जो युवा आबादी होने का जो फायदा था वो इस सरकार ने उसको भी घाटे में ला दिया है। आप ये देखिए कि 2014 से पहले जब यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार ने राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू
राइट टू मतलब राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, नरेगा, 5th पे कमीशन, मतलब आप ये देखिए कि उन्होंने कौन कौन से काम किए। मतलब मनमोहन सिंह सरकार ने उस समय 200 टन सोना खरीदा। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि जो 70 साल में हमारा 50 लाख करोड़ रुपए का ऋण हुआ था देश के ऊपर, आज 1,55 लाख करोड़ हो गया। यानी प्रत्येक हिंदुस्तानी के ऊपर 1 लाख का ऋण और चढ़ा दिया। जो 15 लाख रुपए देने वाले थे, उल्टे 1 लाख रुपए जनता से और ले लिया। अभी आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि हिंदुस्तान की जनता, जो हिंदुस्तान इकोनॉमी बचत के आधार पर चलती थी, हिंदुस्तान की बचत खत्म हो गई। आम जनता की कमाई, आम जनता के साथ लूट और जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी ने की। आप मेरे सौरभ जी एक बात सुनिए कि 2014 में जो क्रूड ऑयल 120 रुपए प्रति बैरल था, आज वही क्रूड ऑयल 70 रुपए है। लेकिन उस समय 120 जब क्रूड ऑयल था, जब 50 रुपए में डीजल मिल रहा था, पेट्रोल 50 रुपए मिल रहा था और डीजल 40 रुपए मिल रहा था। लेकिन आज क्रूड 70 रुपए है, लेकिन जनता को मिल रहा है 100 रुपए, 110 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, 100 रुपए डीजल मिल रहा है। आप ये देखिए कि अगर उस दिन के क्रूड के हिसाब से अगर बात करें तो आज के तारीख में 25 रुपए डीजल मिलना चाहिए था भारत की जनता को। लेकिन प्रत्येक जनता से 75 रुपए लूटे जा रहे हैं प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल से। आप ये देखिए, ये सीधी भ्रष्टाचारी नहीं है तो क्या है। आप ये देखिए, जो सेवक, जो चौकीदार, जो चाय बेचने वाले की बात करता था, आज 8,500 करोड़ के हेलीकॉप्टर में, 25 करोड़ की कारों में। आप ये देखिए कि राजस्थान, जो आदमी हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है, आप ये देखिए कि राजस्थान में प्रधानमंत्री का ये 11वां दौरा है। 2 अक्टूबर को आए थे, 5 अक्टूबर को आ रहे हैं। आप ये देखिए कि राजस्थान, देश का पैसा बीजेपी के चुनाव में लगा है। ये कहाँ का अन्याय है? क्या जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या देश के लिए आपने क्या काम किया? आप मणिपुर पे एक बात नहीं बोलते हो, आप राजस्थान में 25 सांसद देने के बाद ERCP पे नहीं बोले हो, आप जल जीवन मिशन पे राजस्थान पे नहीं बोले हो, राजस्थान में मेट्रो, जयपुर में मेट्रो 2nd फेज देने की बात नहीं आपने नहीं की। आपने राजस्थान की, चले ठीक है मुकेश जी, 5 साल में पहली बार, ठीक है, ओके मुकेश जी। डिबेट नहीं होती, ये डिबेट कोई भाषण सुनने के लिए नहीं है। देखिए, इन्होंने एक बात का जवाब दे नहीं रहे, फिर क्या डिबेट है? भरत सिंह जी की बात का पूछो ना आप जवाब, और उनकी बात का वो झूठ कह रहे हैं क्या? भरत सिंह जी झूठ कह रहे हैं क्या? दिव्या मदेरणा झूठ कह रही है? पूछो तो सही आप। मेघवाल झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, भरत सिंह जी झूठ, अरे मैं देता हूँ ना जवाब आपकी एक एक बात का, आपके पास जवाब ही नहीं है। अरे भरत सिंह जी चोर बता रहे हैं आपके मंत्री को, आप बताइए ना जवाब, आप बताइए ना, आप जवाब दो ना। आप अरे आप तो ये भी जवाब नहीं दे रहे कि भरत सिंह जी झूठ बोल रहे हैं। आप ये जवाब तो दो कि भरत सिंह जी झूठ बोल रहे हैं। आप गजेंद्र सिंह की बात करने, चलिए ठीक है मुकेश जी, मेरा सवाल ये, ठीक है, तो जवाब दो कि झूठ बोल रहे हैं भरत सिंह जी। अरे ठीक है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, ये आने वाले समय में सब पता चल जाएगी, जनता सब समझती है। सवाल ये मुकेश जी, मेरा सवाल ये, मेरा इनका विधायक बोल रहा है, उसका जवाब नहीं देंगे क्या? इनका विधायक, चले ठीक है, लीजिए। अरे ठीक है, जब आप एक सवाल इसका जवाब दीजिए मुकेश जी। 5 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में आ रहे हैं, वहां से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? देखिए, प्रधानमंत्री जी आज विश्व के सब में, आपको पता है, सब में लोकप्रिय नेता हैं, देश के नहीं दुनिया के। और आज चुनाव हो या हमारे कोई विकास की योजनाएं हो, चाहे शिलान्यास हो, चाहे उद्घाटन हो, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं। और आपने देखा होगा, देश का गर्व होना चाहिए कि देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। ये पहला प्रधानमंत्री है, ये इनको अजय जी को जानकारी अपडेट करनी चाहिए। तो वो हमेशा, चाहे कहीं लोकार्पण हो, कहीं उद्घाटन हो, सरकारी काम हो, और साथ में राजनीतिक दल के नेता हैं, तो वो चाहे राजनीतिक दल की मीटिंगें हो, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी आएंगे? हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा चेहरा है, नेता है, तो निश्चित रूप से आएंगे। और प्रधानमंत्री हैं तो अभी आपने देखा होगा कितने 100 करोड़ की इन्होंने मेवाड़ को सौगातें दी है, तो निश्चित रूप से आएंगे। वहाँ आएंगे तो वहाँ की जनता को भी बहुत सारी सौगातें मिलेगी, बहुत सारे नया क्या लेकर आ रहे हैं राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए नया कुछ क्या लेकर आ रहे हैं? क्यों जनता बीजेपी के साथ जाए, क्यों विश्वास करे? कुछ तो नया देंगे। देखिए, बीजेपी का
जो 9 साल का केंद्र सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसमें बहुत सारा देश ने प्रगति की है। आज चाहे वो देश का हम रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज एक रोड का हम जैसे जब विदेशों से तुलना करते हैं तो अब मालूम चलता है कि हाँ भारत में भी आज रोड इस तरीके की बनी हुई है। जिस प्रकार से तीनों जल थल नभ में जिस प्रकार से विकास हुआ है, डेवलपमेंट अच्छा, हुआ है। पहले ईआरसीपी का मुद्दा भूल गए क्या? वो दिला दिया आप लोगों ने, कुछ राजस्थान वाले मांग रहे थे ईआरसीपी को लेकर और वादा भी शायद आप लोगों ने किया केंद्र की सरकार। ईआरसीपी पर आप अलग से चाहे डिबेट करा सकते हैं। ईआरसीपी को हम कई बार क्लियर कर चुके हैं कि ये राजस्थान सरकार की फेल्यूर है और ये उसके कारण ये अपनी चीज नहीं बताते। अभी ये बार बार बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। आपको मालूम है राजस्थान में सब में ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स है, उसका कभी जवाब नहीं देंगे ये, लेकिन बोलेंगे पेट्रोल, अरे पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया तो भी राजस्थान में तो महंगा रहेगा, राजस्थान में टैक्स की रेट पड़ोसी राज्यों से ज्यादा रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए कांग्रेस भ्रमित कर रही है और मात्र 1.5 लाख के अंतर से गई बार दुर्भाग्य से सरकार इनकी बन गई थी और सरकार बनते ही कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई थी। किस्सा जो होता है ना कुर्सी का, और वो चला। एक नेता इनके गहलोत साहब को कुर्सी से हटाने के लिए लगे रहे, गहलोत साहब कुर्सी बचाने के लिए लगे रहे। कब 5 साल निकल गए इनको मालूम नहीं चला। जब कोविड था, जब कुर्सी बचाने के लिए सरकार और सरकार के मंत्री और विधायक पूरे सब होटल में थे। ये सब चीजें जनता भूलती नहीं है। जनता को सब ध्यान है कि 5 साल में क्या रहा है, 5 साल में सरकार ने क्या किया। अब ये कितना भी कहें, झूठ बोले, अब वो कुछ करे उसका कोई, अब ये गारंटियां ले रहे हैं। अब भाई 4 साल आप क्या कर रहे थे? पिछले 4 साल में आप कोई गारंटी लेते, कोई योजनाएं देते तो जनता समझती कि ये स्वाभाविक गारंटियां हैं। अब जब चुनाव को 2 महीने जब सिर पे आ गए तब आप तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के आप गारंटियां, तरह तरह की योजनाएं, अजय जी इसका जवाब देंगे क्या? ठीक है, चुनाव जब नजदीक आ गए, 2 महीने चुनाव के वक्त बाकी है, तो आप कह रहे हैं कि तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, मुकेश जी आरोप लगा रहे हैं, जवाब देंगे क्या? अजय जी, आप सुन पा रहे हैं? लगता है अजय जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मुकेश जी, मेरा एक सवाल ये कि जेपी नड्डा पहुंचे हैं, टिकटों को लेकर जो है लोगों के अंदर एक कशमकश बना हुआ है कि कशमकश है कि आखिरकार टिकट किनको मिलेगी। और आपने हाल ही में देखा कि बहुत सारे आप लोगों में बड़े अधिकारी भी शामिल हुए हैं बीजेपी में। टिकटों के बंटवारों को लेकर क्या कुछ रोड मैप है आपका? टिकट के बंटवारे की एक प्रक्रिया है, वो हमारे यहाँ नीचे से शुरू होती है। सारा फीडबैक लिया जाता है, जिला प्रदेश सब जगह जो भी स्वाभाविक रूप से जो एक प्रक्रिया है उसका पूरा पालन होता है, उसको अपनाया जाता है। और उसके बाद जो अंतिम निर्णय होता है वो हमारा केंद्र से जो हमारा संसदीय बोर्ड है वो उसका अंतिम निर्णय करता है। तो ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम पूरी कर रहे हैं। उस प्रक्रिया के आधार पर जो भी हमारे केंद्र से डिसाइड होगा, जो भी डिसीजन होगा, वो चुनाव लड़ेगा, वो प्रत्याशी होगा। और प्रत्याशी जो होगा, हमारे लिए सारे प्रत्याशी कमल का निशान है। हमारे लिए जो भी कमल का निशान लेके आएगा वो हमारा प्रत्याशी होगा। पूरा प्रदेश का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके लिए चुनाव लड़ेगा। और प्रदेश की जनता ने मानस बनाया हुआ है कि जिस प्रकार से 5 साल का ये सरकार का जो शासन रहा है, और इसको शासन कहना भी उचित नहीं होगा, तो 5 साल में जिस प्रकार का ये रहा है वातावरण, उससे प्रदेश की जनता ने देखा है। तो इस प्रकार आज प्रदेश को, आज चाहे विकास की बात हो चाहे कहीं हो, पीछे धकेल दिया गया है। और यूं कहें कि इन दोनों की लड़ाई का खामियाजा भी इस प्रदेश की जनता ने भुगता है। तो उसको जनता भूली नहीं है। ये सब होगा, भ्रष्टाचार का भी जनता हिसाब मांगेगी। युवाओं के सपनों को जो इन्होंने पेपर लीक प्रकरण से चकनाचूर किया है उसका भी हिसाब जनता मांगेगी। जिस प्रकार से बलात्कार रोजाना हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, उसका भी जनता हिसाब मांगेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ी हुई है। आप अगर सपोज मान लिया कि ये सत्ता में आते हैं, क्या कुछ आप नई रणनीति लेकर आएंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से सही हो जाए? क्योंकि राजस्थान में एक सबसे बड़ी चुनौती यही है, लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुछ रोड मैप आपके दिमाग में, जहन में कुछ होगा? देखिए, इसका आकलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो पिछली सरकारें रही है उसमें क्या स्थिति थी और अब वर्तमान में क्या स्थिति है।
और रही बात उसको कंट्रोल करना, ये सरकार का काम होता है, सरकार का गृह मंत्री करता है। और सरकार का गृह मंत्री हमारे मुख्यमंत्री ही हैं, गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के पास ही है। तो इसका तो बेहतर जवाब उनको देना चाहिए कि क्यों नहीं। मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी सरकार आ जाती तो क्या कुछ आप नया करेंगे, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे? निश्चित रूप से प्रदेश की जनता के साथ न्याय होगा। जो अपराध करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। धर्म के आधार पर किसी अपराधी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जो अपराधी है वो किसी भी धर्म का हो, उसके साथ वो जिस चीज का वो हकदार है उसके साथ वो ही कानून के अनुसार, नियम अनुसार उसको होगा। तो अगर सरकार साफ मन से और सरकार बिना अपने वोट बैंक की चिंता करे अगर काम करती है तो लॉ एंड ऑर्डर सुधरता है, पुलिस का इकबाल रहता है। और आज की तारीख में पुलिस का इकबाल अस्त है। आप देखिए, बड़ा जब निष्पक्ष रूप से अगर पुलिस काम करती है, सरकार निष्पक्ष रूप से न्याय करती है, तो इन सब चीजों पर अंकुश लगता है। ये जो आकांक्षा रैली आप लोग कर रहे हैं कि क्या कुछ आकांक्षा लेकर आ रहे हैं, जनता के बीच में आप लोग जाएंगे, 200 विधानसभाओं में दौरा करेंगे, क्या तो कौन सी बातें आप पहुंचाएंगे? मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि सुझाव आपका, संकल्प हमारा, ये अभियान है हमारा। इसके अंतर्गत आज 51 रथ रवाना किए हैं जेपी नड्डा जी ने। वो रथ जाएंगे, जनता से हम सुझाव लेंगे और उसके आधार पर हमारा संकल्प पत्र हम बनाएंगे। और इससे पहले आप लोगों ने परिवर्तन रैली निकाला, परिवर्तन यात्रा निकाला, तो उससे कुछ समझ में आ रहा है परिवर्तन हो रहा है राजस्थान में? देखिए, निश्चित रूप से परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा को जन समर्थन मिला, जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा में जन सहभागिता रही, जिस प्रकार से हमारे नेताओं ने सरकार की कलई खोली और जनता ने भी इसको भुगता ही है, तो ये सारा जो दृश्य है ये सब दिखाता है कि निश्चित रूप से राजस्थान में परिवर्तन की जो आंधी है वो चल चुकी है। यही है मुकेश जी। मुकेश जी, एक मेरा सवाल और ये कि राजस्थान में एजुकेशन को लेकर बड़ा सवाल अब उठने लगे हैं। कोटा जो है शिक्षा नगरी है, हब कहा जाता है। कोटा को लेकर कुछ रणनीति है आप लोगों के जहन में? देखिए, पूरा प्रदेश के लिए ही होता है, कोई पर्टिकुलर किसी शहर के लिए नहीं, अभी कोटा को लेकर क्योंकि कोटा को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठने लगे क्योंकि कोचिंग नगरी है, बच्चे वहाँ देश भर से बच्चे आते हैं। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब युवा बच्चे जो पढ़ने आते हैं और वो आत्महत्या करते हैं, तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय तो है ही। और इसके लिए उनके पेरेंट्स को भी, सरकार को भी और कोचिंग सेंटर्स को भी इस पर निश्चित रूप से इसका अध्ययन करना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि ऐसी आखिर क्या बात है। ये लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। और ये अगर इसको बड़ी बारीकी से देखेंगे और इसको जांच करेंगे, इसका चिंतन करेंगे और इस पर चिंता सरकार की भी होनी चाहिए। सरकार को भी ये देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि लगातार हमारे इतने बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो इस प्रकार का कर रहे हैं। तो इसकी तय में जाना चाहिए और ये चीज रुके। उन जो सपने लेके जो वहाँ बच्चे आते हैं कोटे में, उनके पेरेंट्स किसी सपने के साथ भेजते हैं। मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं इसको अच्छे से देखना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये पेरेंट्स, कोचिंग सेंटर और सरकार, इन तीनों की एक जिम्मेवारी बनती है सामूहिक, इसको देखे। चलिए, अजय जी जुड़ गए हैं। अजय जी, मेरा सवाल आपसे कि आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने आरोप प्रत्यारोप भी लगाया, अपनी अपनी तैयारियों के विषय में बात करते हैं ताकि जनता, आवाम जो सुन रही है वो समझे और आपके कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं, देख रहे होंगे, तो वो समझ पाए कि आगे की क्या कुछ रणनीति आप लोग लेकर आ रहे हैं। तो कैसी तैयारियां आगे की चुनाव को देखते हुए और क्या कुछ नया भी ला रहे हैं, इसको भी आप बताएं। और रीति और नीति जो बदलने वाली बात है, आप लोग कह रहे हैं कि रीति भी बदलेगा, रिवाज भी बदलेगा। कि राजस्थान में ये रहा है हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, सत्ता बदल जाती है, तो कैसे आप सत्ता में काबिज रहेंगे, कैसे बरकरार रखेंगे, क्योंकि बीजेपी पूरा जोर आजमाइश कर रही है। देखिए सौरभ जी, जब से 2013 में मतलब ये सरकार आया, कांग्रेस सरकार आई है, श्रीमान अशोक गहलोत आई है, तो पहले दिन अशोक गहलोत जी का एक स्टेटमेंट था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता नहीं सकूंगा।
आप उसी को एक आधार मानते हुए देखिए कि राजस्थान में जो स्वास्थ्य के लिए, जो शिक्षा के लिए, जो महिलाओं के लिए, जो युवाओं के लिए, जो पानी के लिए, या जो महंगाई राहत के लिए, आप ये देखिए कि आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में महंगाई किस कदर हावी हो रही है। एक राजस्थान गहलोत सरकार ने महंगाई राहत के बाढ़ प्राइस लगा के कोशिश ये की है कि कोई भी व्यक्ति अधूरा नहीं रह जाए, कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रह जाए। तो आप ये देखिए कि राजस्थान में प्रत्येक घर में 2-2 जगह से लाभार्थी है। तो 5 रुपए का सिलेंडर भी मिल रहा है, तो उसको 100 यूनिट बिजली भी फ्री मिल रही है। अगर वो किसान है तो उसको 2000 यूनिट तक फ्री मिल रही है। दूसरा, अगर वो पशुपालक है तो उसको लंपी के माध्यम से इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। आप ये देखिए, राजस्थान सरकार पहले दिन जिस दिन आई थी उसी दिन सारे किसानों का ऋण माफ किया था। आप ये देखिए, जितनी भी सहकारी प्रतिनिधियां समिति बैंक थे, उनके माध्यम से राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों के कर्जे माफ किए। लेकिन केंद्र सरकार, केंद्रीय बैंकों के द्वारा जो लोन दिया गया था, उसके लिए श्रीमान अशोक गहलोत जी ने एक बार नहीं 3-3 बार रिमाइंडर लगा दिया कि सेटलमेंट के लिए कमेटी बैठाओ, और ये मैं राजस्थान सरकार ये केंद्रीय बैंकों का भी ऋण खत्म कर देगी। लेकिन भारत सरकार की नीयत में खोट है। राजस्थान को लेके, राजस्थान के साथ भेदभाव वाला जो तरीका इन्होंने लगा रखा है, जो डबल इंजन की सरकार इनकी मणिपुर यूपी में फेल होती है, वहां राजस्थान अब ये मान लीजिए दोहरा चुनाव हराएंगे राजस्थान से, लोकसभा में भी, राजस्थान में भी। ये देखिए कि राजस्थान में जिस दिन कांग्रेस के टिकट को बंटवारा हो गया, आप ये मान लीजिए सौरभ जी, उस दिन राजस्थान में कांग्रेस की एक आंधी चलेगी, जिसमें ये जितने भी मुख्यमंत्री के दावेदार है राजस्थान में, वो सब के सब इधर उधर अपना आसरा ढूंढेंगे और ये अपनी जान बचाते हुए भागेंगे कि राजस्थान की जनता के साथ हमने छल किया था, उसका परिणाम ये भुगतने के लिए तैयार रहे। राजस्थान की आर्मी, राजस्थान की जनता इनके लिए मुंह तोड़ जवाब देगी। और आप ये देख लीजिए, इस बार रिवाज भी बदलेगा, रीति भी बदलेगी, और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में परचम फैलाएगी और हिंदुस्तान में भी परचम फैलाएगी। आप ये देखिए कि हमने 25 सांसद दिए, एक सांसद ने, बीजेपी के सांसद ने संसद में राजस्थान को लेके कोई आवाज नहीं उठाई। क्या राजस्थान में कोई समस्या नहीं है? क्या राजस्थान को विशेष पैकेज की आवश्यकता नहीं है? राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, पानी की सबसे ज्यादा कमी है। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को विशेष दर्जा देने की मांग की थी। हमारे यहीं के राजस्थान के केंद्रीय मंत्री, जो मंत्री भी है उस विभाग के, आप ये देखिए वो कितने नकारा निकले कि हमें राजस्थान को विशेष दर्जा भी न दिला पाए पानी के मामले को लेके। लेकिन आप देखिए, यूपीए सरकार के समय राजस्थान को क्या नहीं मिला। राजस्थान में इतनी खुशहाली आई थी, इतनी व्यवस्था आई थी कि हर आदमी आज नौकरी एक छोड़ रहा है, कल दूसरी ज्वाइन कर रहा है। लेकिन आज नौकरी के जो लगी हुई है उसके भी लाले पड़े हुए हैं। महिला असुरक्षित है। मतलब आप ये देखिए कि 10 साल से इन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। 10 साल पहले जो महिला बिल आरक्षण कांग्रेस ने पास किया था राज्यसभा में, उसको लेके इनकी नींद नहीं उड़ी। लेकिन इन्हें विशेष सत्र आह्वान कर दिया और इंडिया वर्सेस भारत एक सबू का छोड़ा, वन नेशन वन इलेक्शन का सबू का छेड़ा। लेकिन इन्होंने देखा फंस गए। अब क्या करें? अब मामला जो भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी बात है, महिला विरोधी जो पार्टी है, उन्होंने एक महिला आरक्षण बिल को लेके विशेष सत्र की बात कही। सौरभ जी ये बताइए, विशेष सत्र क्या छुपा के लेता है? 5 दिन का आज तक कोई विशेष सत्र नहीं हुआ, लेकिन खोदाफाड़ निकली सुइया। महिलाओं को लाभ देने की बात थी, तो वो भी 10 साल बाद। आप ये देखिए, ये लोग 2021 में जाति से जो जनगणना थी वो नहीं करा पाए। इन्होंने किया क्या है? जिस आधार को ये बकवास बोलते थे, जिस नरेगा को ये बकवास बोलते थे, आप ये देखिए कि कोरोना समय में उसी नरेगा ने और उसी आधार कार्ड ने आज देश को बचाया है। आज जिस बात की बात करते हो, 19वीं सदी में राजीव गांधी ने संचार क्रांति की स्थापना कर दी थी। और आप ये देखिए, मनमोहन सिंह सरकार ने जो विश्व नीति, जो अमेरिका से हमने 1, 2, 3 कमिटमेंट किया था, हमने अमेरिका के साथ क्या हमारे पड़ोसी जैसे के साथ संबंध बनाए थे, आज सब वो धराशायी हो गए। चलिए ठीक है, कई सारे आरोप लगाए, कई सारी बातें आपने की। मुकेश जी, अब हम धीरे धीरे फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि आप फाइनल कमेंट अपनी बात रखें, पूरी बात करें
और जिस तरीके से आपकी जो रणनीति है, तैयारियां हैं, जनता के बीच में क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं, फाइनल कमेंट में ये बातें आप रख सकते हैं मुकेश पारीक जी। देखिए, मैं बिना आधार वाला तो कोई भाषण नहीं दूंगा, लेकिन इनकी 2-3 बातों का जवाब दे दूं जो मैंने सुनी है। इन्होंने कहा हमने किसानों का कर्जा माफ किया। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने की ये लेके आए थे, और आज भी किसानों की जमीनें नीलाम हुई है, और ये झूठ बोलते हैं कि हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। ये बोलते हैं। इन्होंने एक बात सही बोल दी बातों ही बातों में। इन्होंने कहा महिलाएं सुरक्षित नहीं है। निश्चित रूप से प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय होता है वो राजस्थान सरकार का ही होता है, और आपने सही कहा, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, केंद्र का विषय नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक भी इन्होंने ऐसी बात का जवाब नहीं दिया जो इनकी सरकार की असफलता। आप ये महंगाई की बात कर रहे हैं, हमने राहत कैंप लगाए। अरे आपने राहत कैंप कब लगाए? अभी 1 महीने पहले ही तो लगाए ना, जब आपकी सरकार जाने वाली है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं महंगाई। आपको पता है महंगाई दर राजस्थान में क्या है और केंद्र में क्या है? अभी 8 पॉइंट से दर है राजस्थान में, केंद्र की 6 पॉइंट कुछ है। तो आपको महंगाई आपके यहाँ सब में ज्यादा है, बेरोजगारी आपके यहाँ सब में ज्यादा है, बलात्कार आपके यहाँ सब में ज्यादा हो रहे हैं। तो राजस्थान की ये तो जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक तैयारियों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस कांग्रेस की सरकार को समय समय पर बहुत चेताने का प्रयास किया, लेकिन ये कुंभकर्णी नींद में खाली अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे रहे। जनता ने मानस बना लिया है परिवर्तन का। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में सरकार परिवर्तन होगी, एक सुशासन मिलेगा, प्रदेश को विकास की गति देने वाली सरकार मिलेगी। हमारा ये प्रदेश की जनता से वादा है। लेकिन प्रदेश की जनता का राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा, जिस प्रकार का हमने हमारी यात्राओं में, हमारी परिवर्तन यात्राओं में, हमारे आंदोलनों में, हमारे कार्यक्रमों में हमने इस बात को महसूस किया है। चलिए अजय जी, फाइनल कमेंट आपसे। देखिए, मुकेश जी का भ्रष्टाचार की बात की तो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का जो एक मुहावरा है। आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार को लेके इन्होंने आज तक लोकपाल की स्थापना नहीं की। आप ये देखिए, जो भ्रष्टाचार को लेके आरटीआई जो यूपीए सरकार ने 2005 में लागू की थी, आपने आरटीआई को खत्म कर दिया। आप ये देखिए, पीएम फंड केयर से कितने पैसे किस कहां आ गए वो आज तक किसी को नहीं पता। आप भ्रष्टाचार की बात करते हो तो आपने फ्री का डीजल और पेट्रोल लेके आप 100 रुपए जनता को दे रहे हो, या भ्रष्टाचार नहीं है? आप किस तरह का भ्रष्टाचार चाहते हो? आप नरेंद्र मोदी जी की आप स्टाइल देखिए, जो आदमी सूट बूट की सरकार है, जो करोड़ों रुपए के सूट पहनते हैं, जिनके कुर्ते पे एक सर नहीं लगता, जिनकी एक व्यवस्था, एक गाड़ी का मतलब आप ये देखिए। चलिए ठीक है, उनका जो इवेंट इतना खतरनाक है। देश में इवेंट मैनेजमेंट नीति है, देश में। चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुकेश पारीक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आने वाले समय में ये जनता बताएगी कि आखिरकार किसने क्या काम किया है, और इसको लेकर तमाम बातें हैं। बड़ी बहस में आज हमने जाना कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से राजस्थान की धरती पर होंगे। 11 दिन में तीसरा ये दौरा है, और इसके अलावा जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हुए हैं, जीत के मंत्र दे रहे हैं। अब कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार रीति और नीति दोनों बदलेगी, और बीजेपी ये ताल ठोक रही कि इस बार कमल जगह जगह खिलाएंगे, और अलग अलग इससे पहले परिवर्तन यात्रा अब देखा आपने, और न जाने और कितनी यात्राएं अभी आप देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप थोड़ा और इंतजार कीजिए, जनता क्या सोचती है। क्या कांग्रेस के फेवर में जनता जा रही है या बीजेपी के फेवर में जा रही है, इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार जरूर करना पड़ेगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।